हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज आपका स्वागत है द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। और आज 3 अगस्त थर्सडे हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। आई वेलकम यू ऑल एंड वी वेलकम all of your doubts and queries regarding UPSC preparation at our centers offline or online. You can connect to us on the numbers. And before beginning this discussion, I'll just let you know about all of these topics जो यहाँ पे लिखे हुए हैं रेड इंक में। ये सारे टॉपिक्स आज डिस्कस होने वाले हैं, whether it's online gaming and most of the topics which are important with the from the perspective of UPSC, they will be discussed. और इस हिंदू पेपर का जो हम एनोटेशंस करते हैं, अगर आप देखो तो इट्स जस्ट नाउ रिड्यूस टू 7 पेजेस, 5 और 7 पेजेस। तो आज से ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा और आपको ये एनोटेटेड नोट्स मिल जाएंगे हिंदू के। ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप जो ये वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद जितने भी नोट्स होंगे जो आप बनाएंगे, वो नोट्स जो है आप अच्छे से मेंटेन करेंगे अपने नोट्स को। प्लस आप नोट्स ही मेंटेन नहीं करेंगे, आप नोट्स के साथ साथ ये भी करेंगे दैट यू यूज दीज नोट्स इन योर प्रीलिम्स एंड इन योर मेंस ऑल्सो। जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ दैट कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, कौन सा पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट किस जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग, the first news was about GST Council sticking its plan to collect 28% tax on the online gaming. So 28% tax on the online gaming, ठीक है, collecting 28% tax on the online gaming. This was a step जो अभी recently central government ने लिया था. That is actually what is actually online gaming and how it works. तो Ministry of Finance ने ये start like they announced recently that in the revised plan of the GST Council meeting. तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था। तो अगर आप देखो तो ऑनलाइन गेम क्या होती है। ऑनलाइन गेम, एनी गेम विच इज एक्सेस्ड थ्रू कंप्यूटर, computer resources or through an intermediary। ठीक है। So then the real money is deposited in the online games platforms and उसके बाद उससे benefits मिलते हैं and this is totally this can be addictive at some point of time। तो अगर आपने देखा होगा ऑनलाइन रमी या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स जिसपे आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो। तो इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इट्स एक्सपेक्टेड टू राइज टू $5 billion बाय 2025। ठीक है। सो द रियल मनी गेमिंग सेगमेंट हैज जनरेटेड ओवर 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ रुपीज रेवेन्यू इन 2022। दीज आर द 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स जो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन ऑनलाइन गेमिंग से आता है तो। ठीक है। सो हाउ विल दिस टैक्सेशन वर्क? This taxation, these gaming platforms will be charged with an entry fee, and then on every sale or every gain, the tax will be applied at 28% on the entry fee itself। अगर एंट्री फी 100 रुपए है तो 28% इसका टैक्सेशन लगेगा। प्लस जितना भी इसका विनिंग प्राइस होगा तो विनिंग प्राइस पे भी टीडीएस कटेगा, विच विल बी 30%। ठीक है। तो टीडीएस लगता है विनिंग प्राइस पे और एंट्री फीस पे लगता है 28%। 28% जीएसटी। ठीक है। और विनिंग प्राइस जो होगा उस पे लगेगा 30% टीडीएस। इसको याद रखना है, दिस इज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डन। अभी तो करंटली इतना है। ठीक है। और इससे पहले जीएसटी जो लग रहा था वो था 18%, अभी बढ़ा के 28% हो गया है। हाउ विल दिस इम्पैक्ट? This will increase the revenue for the state, and this will also hamper those, and this will disincentivize the online gaming, and this will disincentivize those who are addicted to online gaming। And let's move to the next news, which is from the editorial section। So beginning with the editorial, आज के 3 एडिटोरियल्स आए थे इंटरनेशनल रिलेशन से।
और दिस एडिटोरियल इज पर्टिकुलरली IR लिंक्ड, एंड दिस एडिटोरियल, अगर आपको इसका समझ आ जाए क्रक्स, तो मैं आपको बता दूं दैट इट्स द ग्लोबल लीडरशिप रोल ऑफ इंडिया। ठीक, एडिटोरियल इसी एक चीज पे है। सो नाउ द ऑथर ट्रेसेस हियर द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोग्रेस must change, that is India should adopt changes when it grows further. Okay. So the author highlights here that the G20 was promoted by Prime Minister Narendra Modi. In the G20 he set the opportune stage for the next general elections 2024 कि G20 में अगर हमारा इमेज अच्छा बनता है तो this will help the ruling party, this will help the prime minister in growing further, because in the global financial crisis G7 countries came together, and then G20 countries came together just to find solutions for the global problems. And in finding solutions to the global problems, what we should do is we should find solutions for global governance. और global governance के solutions को ढूंढने के लिए the author suggests here that the desperate millions are being pushed back to their deaths while trying to cross borders and oceans for better lives and safety. And there are some people who are enjoying joy rides in the space. Author compares the inequalities of this world where some sort of person, when some billionaires, they are enjoying rides in space, but others are facing deaths while crossing the borders in better lives and safety. तो ये inequality का perspective देते हैं, और इसी inequality को कर्ब करने के लिए, इसी inequality को ठीक करने के लिए there can be a better way to trace the global governance, to improvise the global governance. और क्या कर सकते हैं हम इसमें, कैसे कर सकते हैं? तो the author here suggests that humanity cannot carry on its on the way it is. The trajectory of the progress must be changed to make the economic growth more equitable and sustainable, and that is the way to make equitable growth and sustainable growth. So now economists have been trying to do this, and when economists search for numbers, statistics, they should look around actually the people who are there facing struggles in their livelihood. And the planet is heating. तो सबसे जो टॉप मोस्ट इश्यूज ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं इन करंट ग्लोबल सिनेरियो, दैट इज फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड फर्स्ट इज इनइक्वालिटीज, सेकंड इज द climate change, and third is the economic growth, which we are focused on, will not solve the world problems. What actually will solve the world problems is the sustainable and equitable growth. और सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए इट सेज दैट इंडिया हैज अ विजन, दैट इज द विजन ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, व्हिच इंडिया प्रमोटेड एट G20. तो इंडिया कैन बी अ रोल, टॉर्च bearer, leader in the global growth perspective when the question of sustainable growth and equitable growth comes. ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया का रोल बढ़ जाता है, और G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने ये चीज हाईलाइट की थी दैट वी विल have this leadership role in solving the global governance problems. So to continue and to solve the systematic problems, the same approach that caused them is madness. This was said by Einstein earlier कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम अप्रोच अडॉप्ट करते हो जिस अप्रोच से वो प्रॉब्लम बनी है, जिस अप्रोच से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अगर वही अप्रोच आप वापस अडॉप्ट करते हो, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलरली irrational exploitation of natural resources, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से irrational growth हुई, और इसी की वजह से there was massive GHGs and global warming, which is we are seeing now. तो you cannot follow the same path to reverse the same thing, है ना? So that is madness. So now countries have been focusing on SDGs, और author highlights कि SDGs को achieve करने के लिए we are still lacking, और SDGs describe 17 complex combinations, है ना?
all the 17 problems do not appear in every country. Every country has a different set of problems. किसी कंट्री में कोई चीज ठीक है, किसी कंट्री में कोई चीज ठीक नहीं है, तो वी कैन नॉट अडॉप्ट अ टॉप डाउन अप्रोच एट द ग्लोबल लेवल, है ना। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, लोकल लेवल गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज आर्ग्यू ऑन दिस थिंग कि हमें बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। तो वही चीज अगर इंटरनेशनल गवर्नेंस में आती है, तो उस टाइम पे हाउ कैन वी थिंक अबाउट अ टॉप डाउन अप्रोच इन ग्लोबल गवर्नेंस, जबकि कंट्रीज इतनी सारी है, हर कंट्री की प्रॉब्लम अलग अलग है, कि देर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कनाडा एंड बारबाडोस। दो अलग अलग कंट्रीज है, दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो सिमिलरली द ऑथर हाईलाइट्स हियर कि ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, नॉर्थ इज रिच एंड साउथ इज पुअर, तो दैट इज हाउ द प्रॉब्लम्स विल डिफरेंशिएट, और उसके लिए अलग अलग तरीके में अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सो हेयर ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, दैट इज द रिपोर्ट बाय मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट विच हाईलाइट्स अ ग्रैन्युलर लुक एट द ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। और ये रिपोर्ट 40,000 माइक्रो रीजन्स में ग्लोब को डिवाइड करती है, और फिर दिखाती है दैट कितना ज्यादा वेरिएशन है ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में, अगर आप देखो तो ध्यान से, ठीक है। देन it applies the yardsticks of life expectancy and incomes to compare the well-being of people in these regions. So the theory here in use is a top-down approach. However, we should adopt a bottom-up approach. जैसे इंडिया ने एक अप्रोच दिया था, स्ट्रैटेजी दिया था G20 में, दैट इज द लाइफ स्ट्रैटेजी, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी to G20 countries, and it required coherent action among stakeholders at all levels rooted in the collective action across the society. तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारे काम आ जाएगी हमारे कंक्लूजन में या हमारे पॉइंट को एनहांस करने के लिए। देन सेकंड थिंग इज द प्रिंसिपल 7 ऑफ लाइफ requires world leaders to recognize and amplify the role of local communities, local level and local knowledge supporting the local lifestyles. दिस इज द पॉइंट जो हम सीधा अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, अपने एसए के कंक्लूजन में लिखेंगे, अपने मेंस के कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल गवर्नेंस, व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो इंडिया हैज दिस बॉटम अप अप्रोच इवन एट द इंटरनेशनल लेवल, जहां पे सारी कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर पावर मैक्सिमाइजेशन, there India is standing for decentralization and devolution of power and focusing on the local level literature, local level traditional knowledge. तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे मेंस के आंसर को एनरिच करेगी। देन ऑन द लोकल गवर्नेंस, इंडिया हैड इलेक्शंस एट द नेशनल लेवल बट द सिटीजंस डू नॉट हैव पूर्ण स्वराज येट। तो लोकल लेवल गवर्नेंस में ऑथर हाइलाइट्स कि हाँ, लोकल लेवल गवर्नेंस में इंडिया में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है कि पावर डिवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, जिसपे हमें काम करना चाहिए एट द लोकल लेवल। हाउएवर प्राइम मिनिस्टर once inaugurated the world class venue for G20 summit at प्रगति मैदान, जो अभी स्टार्ट हुआ है, दैट इज द फील्ड ऑफ प्रोग्रेस, अभी पिछले हफ्ते इनॉग्रेट हुआ था ये। सो here the author highlights that there should be pressure to change and new solutions must come from the peripheries of power systems, ठीक है, कि जो पावर सिस्टम ऑलरेडी वर्ल्ड में एस्टेब्लिश्ड है, द पावर सिस्टम लाइक द पावर ब्लॉक्स, द पावरफुल कंट्रीज, और द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जैसे चाइना, रशिया, यूएसए, इंडिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, देर आर मल्टीपल पोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके बाहर जो पेरिफेरीज में लोग रह रहे हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड कंट्रीज है, जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, जहां पे एक्चुअल थ्रेट्स फेस किए जा रहे हैं अभी, वेदर दैट इज ऑफ पॉवर्टी, वेदर दैट इज ऑफ इनइक्वालिटी, वेदर दैट इज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वेदर दैट इज द माइग्रेशन लेवल थ्रेट्स, ठीक है। तो जितने भी थ्रेट्स हैं उनके सोल्यूशंस जो है उन्हीं पेरिफेरीज से आने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर अडॉप्टिंग अगेन द टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंडियाज रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस। आई होप दिस टॉपिक विल हेल्प यू, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ से निकल रहे हैं आपके मेंस के लिए। दिस एडिटोरियल is about the recent visit of Prime Minister Modi
to the state which was he was on the state visit to state of United States. एंड कब हुआ था ये पिछले महीने हुआ था, 22 जून 2023 को, पिछले के पिछले महीने, दिस इज अगस्त। डन। नाउ इस एडिटोरियल में देर आर सम पॉइंट्स, सम पर्सपेक्टिव्स जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंडिया यूएस रिलेशंस, सेकंड इज इंडिया यूएस ट्रेड स्ट्रेटजी, एंड थर्ड इज ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे बात इन्हीं सब चीजों की हो रही है, ठीक है, तो उन चीजों को डिस्कस करना जरूरी है। बिकॉज एक्चुअली द पॉइंट्स विच आर हाईलाइटेड हियर इज दिस वाज वन ऑफ अ काइंड विजिट फ्रॉम इंडिया। 14 साल में पहली बार कोई पीएम गया है स्टेट विजिट पे, ठीक है। 75 ईयर्स में थर्ड पीएम गया है स्टेट विजिट पे यूएसए। देन इंडिया यूएस ट्रेड इज सरपासिंग $120 billion. Furthermore, there are FTAs which India has been signing with Australia and UAE, ठीक है। इन FTAs के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद parallel deals have been signed between European Union, United Kingdom and Canada. तो this all comes under the bilaterals of India, कि इंडिया bilaterally कहाँ कहाँ पे engage हो रहा है। प्लस इसके बाद he highlights, the authors here highlight the US का approach और US foreign policy का approach, which is now having a better approach to trade, emphasizing on this supply chain resilience. कोविड के बाद या चाइना के बैक ट्रैक के बाद, चाइना के दैट a breakdown of the global supply chain, उसके बाद now the US is also focusing on resilient supply chains, and it's focusing on reshoring and friendshoring. That is this should have these safe shores to land their ships on, ठीक है। and this should prioritize, मतलब ये कुछ ऐसे synonyms यूज किए जाते हैं, metaphors यूज किए जाते हैं for friendly relations, ठीक है। तो ऐसा जो vocabulary होता है international relations में, like words like oil diplomacy, words like reshoring and friendshoring, words like offshore balancing, ठीक। इन वर्ड्स को आप अपने पास रखो, इन वर्ड्स को, इनकी वोकैबुलरी को आईआर के जो नोट्स होंगे उनमें साइड में लिखा करो अलग पेन से। आपके आंसर को बहुत ही ज्यादा, दे आर ज्वेल्स टू योर आंसर, ठीक है। जैसे एक किसी गहने में मोती लगा होता है, किसी गहने में डायमंड लगा होता है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जो वोकैबुलरी होती है, ये आपके लिए उसी गहने का काम करती है, ठीक है, आपके आंसर के लिए। Done. So now the Modi's state visit, Mr. Modi's state visit in resolving 6 disputes under World Trade Organization. Then there is something about Atlantic Council also. There is this bilateral trade policy forum, which is set up between India and USA. So now the thing is कि author here highlights multiple things. We will go through all of it and we will see कि कैसे ये help करेगा इंडिया को in improvising its trade relations and improvising its trade map, ठीक है। तो let's begin with India USA relations. So first of all, we are having a commitment to democracy, ठीक है, oldest democracy and largest democracy. Oldest is USA and largest is India. तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। दिस इज इन आर कमिटमेंट टू शेयर्ड वैल्यू सिस्टम। डन। सेकंड इज अबाउट इकोनॉमी, और इकोनॉमी में व्हाट वी हैव करंटली इज, अगर आपने देखा तो $120 बिलियन ट्रेड, इंडिया एंड यूएस का क्यूमुलेटिव ट्रेड $120 बिलियन, विच इज अबाउट टू राइज टू दिस लेवल, ठीक है। सेकंड, एक्सपोर्ट्स टू यूएस, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस हैव इंक्रीज्ड टू $76 billion. Done. Then international cooperations, where are our bilateral cooperations engaging, where are we engaging with each other? First is United Nations, second is G20, ASEAN, regional forums like international ASEAN like regional forums, then International Monetary Fund and World Trade Organization. India and USA has a 2+2 security dialogue also, ठीक है, and United States has welcomed India
to join United UN Security Council UNSC in 2022 or 2021 for a 2-year term, and it also supported a reformed UNSC platform and India as a permanent member of UNSC. UNSC का P5 का प्लस का मेंबरशिप, P5 का मेंबरशिप, ठीक है. Plus we also have Quad with USA. We have 2+2 dialogue. Then we also have Indo-Pacific Economic Framework Prosperity. This is an initiative, and India is one among the 12 countries of the world partnering in Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity framework. Okay. Then we also have we also are partners or dialogue partners in Indian Ocean Rim Association. और 2021 में United States has joined International Solar Alliance, which is headquartered in India, and in 2022 United States Agency for International Development, ठीक है, has now, तो इसका भी पार्ट बन गया कौन, India. USA has become part of what, ISA in 2021. So these are some international cooperations and economic relations, democratic relations. तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं ऐसे ये जिनको हमें आंसर में लिखना जरूरी है, ठीक है. इसके बाद इंडिया एंड यूएस हैज आल्सो, इंडिया यूएसए स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है. तो दिस पार्टनरशिप आल्सो वी हैव, ठीक है. तो इसको भी याद रखना है that what is this partnership about. So this partnership is about commitments on net zero villages in India, and this will support clean energy transition. This partnership stands for public private energy storage task force for clean energy transition. This also stands for hydrogen technologies, deployment through public-private partnership and hydrogen task force, okay. And we have recently launched a platform known as RETAP, that is Renewable Energy Technologies Action Platform. ये प्लेटफॉर्म RETAP, ये प्लेटफॉर्म साइन हुआ है यूएसए, और ये प्लेटफॉर्म साइन ये लॉन्च किया यूएसए एंड इंडिया ने, एंड इंडिया का इसमें जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे पुश रहेगा फॉर दिस एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है. तो दिस वाज फॉर क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी. देन कम्स दी ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो इस ऑथर ने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे. दी ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया एंड यूएई have SEPA, and India and Australia have ECTA, that is Economic Cooperation and Trade Agreement. Both were signed. This one was signed in May 2022, and this one was signed in December 2022. So India is currently sixth largest partner, trading partner of Australia, ठीक है. And India Australia bilateral trade, ठीक है, bilateral trade जो है इंक्रीज हुआ है by 106%, ठीक है. और currently we have $25.04 billion of trade with Australia, ठीक है. So the FTAs
India has signed 13 free trade agreements till date and 6 preferential pacts so far with its trading partners. And India has recently signed 3 agreements with Mauritius, UAE and Australia. ठीक है, तो मॉरिशस के साथ भी हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है. और India has also been actively engaged in free trade agreement negotiations with United Kingdoms, European Union and Canada also. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है. That actually what is the free trade agreement? This is actually a barrier free agreement for trade policies and for trade related developments. So with the greater ambitions often mentioned, so our trade, bilateral trade with USA is expected to grow to 500 to 600 billion dollars by 2030. उसके लिए हमें थोड़ा सा और पुश करना चाहिए. Then comes the opinion page, or opinion page पे there is this topic about deep technology startups. So what is deep technology? Deep technology अगर आप देखो तो deep technology is the technological areas of space and remote sensing, artificial intelligence, robotics, biotechnology, pharma, electric vehicles, drones, defense, telecommunication, semiconductors and much more. अब ये जो सारे deep technology के startups है, these startups have to be focused more on. That is what author highlights here. कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन जितने भी डीप टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स है, ठीक है, इन स्टार्टअप्स को थोड़ा सा और पुश करना चाहिए. एंड दैट इज द ओनली वे, and we should be more focusing on Startup India 2.0. So now the point here highlighted by the author is that deep tech entrepreneurship is also creating new avenues for science and technology discoveries in public sector. Like IIT Madras is the first. IIT Madras has this successful record uh, in its bank that इन्होंने एक रिसर्च पार्क बनाया which has around 200 deep technology companies, and this research park cumulatively values around 50,000 crores, and this includes space and aviation also. तो अगर आप समझो तो deep technology and deep technology entrepreneurship can actually boost up the Indian economy. ठीक है, so therefore the author highlights here ये जो industry है deep technology की, this industry has mostly preferred investing in deep tech startups and buying successful scaled observations. अगर आप इंडिया का स्टार्टअप मॉडल देखो तो ही हाईलाइट्स हियर कि इंडिया के स्टार्टअप मॉडल में एक फ्लॉ ये है कि जितने भी सक्सेसफुल मॉडल हो जाते हैं, कोई भी सक्सेसफुल स्टार्टअप हो जाता है तो उसको खरीद लिया जाता है. However, this observation is corroborated by the number of deep tech startups being acquired by Indian legacy corporates such as Tata buying Sankhya and Tejas Network Reliance वगैरह वगैरह. ये एक्विजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. This somehow may promote building of this somehow may promote innovation, but the problem here is कि जितना ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती अपने डोमेन में खुद से, स्टार्टअप की सक्सेस ये होती है that it becomes it gains the funding, it gains the attention and it's recognized by the investors. ठीक है, तो investors gain करना is okay, but the startup being acquired or startup being purchased by another big pharma is like big fish eating the smaller fishes. So now what India should do in Startup 2.0, for India it's an opportune time, we should harness is this time. और इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए रियल सेक्टर्स पे. और रियल सेक्टर्स कौन बोल रहे हैं ऑथर? दी रियल सेक्टर्स आर एक्चुअली दीज. ठीक है, और फर्स्ट ऑफ द ऑल हमें कैपिटल अवेलेबल कराना चाहिए किसके लिए? डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए. और उसके लिए ही सजेस्ट्स हियर सिडबी का फंड ऑफ फंड्स इनिशिएटिव. अब ये फंड ऑफ फंड्स क्या है ये आप अभी देखेंगे. सेकंड इज वी नीड टू इनेबल मास प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज. अगर आपको याद होगा तो इंडिया पे एक्विजिशन लगा था आर्बिट्रेशन काउंसिल में यूएसए के द्वारा, that India is promoting its own MSMEs by with this compulsion that all the investors in India, they should procure maximum of the raw material from the Indian manufactured goods only. They should and the Indian companies only. So such things are there, but yes,
our procurement should be focused on the local procurement only. The indigenously developed countries technology should be promoted more, और उसी से फिर ये इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों ठीक हो जाएंगे और दोनों ग्रो करेंगे और इकोनॉमी विल किक स्टार्ट. Therefore, the author at last suggests that Startup India 2.0 should direct the energies of India's entrepreneurship towards building the Indian industrial and public capabilities to support the Indian economic growth, job creation, and national security and other national capabilities. ठीक है, तो this could be an conclusion for you, but इससे अच्छा ये है that Startup India 2.0 will revolutionize the upcoming industrial revolution 4.0. ठीक है, and this will set up India as a new base for global industrial revolution, as India did not benefit, or India was less benefited from the earlier industrial revolution. Now it's India's time to have benefits of न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब ये फंड ऑफ फंड्स सिडबी का क्या है, ठीक है, इट्स एक्चुअली सिडबी का फंड ऑफ फंड्स. व्हाट इज सिडबी फंड ऑफ फंड्स? ठीक है, दिस एक्चुअली इज अ फंड, this is a mutual fund which invests into other funds, other mutual funds. ठीक है, तो इन दिस जो इसका फंड मैनेजर होता है, फंड ऑफ फंड्स का जो फंड मैनेजर होता है, he holds a portfolio of other mutual funds instead of directly investing in the इक्विटीज और बॉन्ड्स. अब जो ये म्यूचुअल फंड होता है, इस म्यूचुअल फंड के पास क्या होता है, इस म्यूचुअल फंड के पास पैसे होते हैं. ठीक है, अब ये पैसे कहाँ से लाते हैं, ये पैसे पूल करते हैं पब्लिक से. ठीक है, ये पब्लिक इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे, पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक पैसा देगी म्यूचुअल फंड्स में. म्यूचुअल फंड का जो होल्डर होता है, ठीक है, उसके पास पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में या बॉन्ड्स में. ठीक है, बट ये जो म्यूचुअल फंड है, ये भी जब अपने आप को ये कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी होगी, ये भी जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी, तो इसके भी शेयर्स होंगे. उन शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा कौन? फंड ऑफ फंड्स. ठीक है, तो दिस फंड ऑफ फंड्स इन्वेस्ट्स इन द शेयर्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, those mutual funds who are investing in equities and bonds of the market. That is the clear concept. ठीक है, और इसमें इंडिया ने alternate investment fund बनाया था, which was there in 2016 से बनाया था, और उस टाइम पे गवर्नमेंट हैज increased the funding to alternate investment fund. एक्चुअली में 88 alternate थे 2016 तक, अभी तो बहुत ज्यादा बन गए हैं. तो अभी इसमें the alternate investment funds, they are being regulated by SEBI. ठीक है, they are being regulated by SEBI, and they are actually for what? They are for the growth of startups and providing easy investment opportunities to startups. ठीक है, easy finance to startups. Done, and that is about the startup scheme. ठीक है, so we shall move forward. The next topic is about the Russia-Ukraine peace process. और इस topic में the author, this is actually in the explained section, and author here highlights कि कैसे, अगर आप देखो यहाँ पे, तो author here highlights that how the upcoming process, how the upcoming summit in Jeddah will be helpful for peace in Ukraine. इससे पहले ये fact मैं आपको highlight कर दूं. ठीक है, ठीक है, दिस इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कॉजिंग आउट ऑफ हेल्थ क्राइसिस. तो 60% ऑफ द माइग्रेशन विच इज हैपनिंग, 60% of the total 10% of the rural India went to public primary healthcare facilities of serious for serious ailments, and around 60% used government run
secondary level facilities, and about 22% went to private facilities. This data here can be a point for you to remember for your mains answer. ठीक है, to help you have better answer. तो अभी पीस नेगोशिएशंस होंगी कहाँ पे? जिद्दा में। और ये मीटिंग किसने रखवाई है? ये बहुत सारी कंट्रीज इसमें एग्री कर चुकी है अभी तक। सऊदी अरेबिया में ये होगी। एंड व्हाट इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय चाइना एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच आर प्रपोज्ड बाय अफ्रीकन कंट्रीज अर्लियर आल्सो, और इंडिया का स्टैंड क्या है अभी और इससे पहले क्या स्टैंड था, दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड करंटली देयर आर 500 डेज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक हो चुके हैं। और अगर आप ये एरियाज देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक दो, इन एरियाज को रशिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है फ्रॉम यूक्रेन, एंड दीज एरियाज वर अर्लियर एनेक्स्ड बाय रशिया। ये बहुत पहले, इस वॉर से पहले ही एनेक्स कर लिए गए थे। तो अगर आप देखो तो ये लार्ज एरिया ऑफ टेरिटरी रशिया ऑलरेडी ले चुका है यूक्रेन से। एंड बोथ रशिया एंड यूक्रेन दे आर नॉट बैक फुटिंग, दोनों वॉर को कंटिन्यू रख रहे हैं और अभी तक वॉर में कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया है। ठीक है, however there are some areas which have been regained by Ukraine during the war। और कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो यूक्रेन ने रीगेन किया है? तो अगर आप देखो तो ये सारा एरिया जो है रीगेन कर लिया है यूक्रेन ने रशिया से वापस। ठीक है, सो इट्स अ विन विन बैटल। ठीक है, नॉट विन विन, इट्स अ लूज लूज बैटल। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो both the countries, they are losing their weapon, they are losing their finances, they are losing their men, they are losing their forces into this war. ठीक, तो let's analyze this war from the beginning till now. तो beginning with this thing that what is upcoming major development of this war, अभी क्या आने वाला है इस war में, क्या major development होने वाला है? First is that the story so far, Saudi Arabia ने proposed this thing that it will host a Ukraine US and some European Union countries to start peace talks about Russia and Ukraine war। ठीक है, और कहाँ पे होंगी ये पीस टॉक्स? ये रेड सी पोर्ट सिटी जिद्दा जो है, जिद्दा इज अ पोर्ट सिटी ऑन रेड सी, तो वहां पे होगा। अब इस चीज को आप देखो तो 30 कंट्रीज से ऑफिशियल्स आ रहे हैं, बट रशिया के ऑफिशियल्स नहीं आ रहे। रशिया हैज सेड दैट इट विल ऑब्जर्व। ठीक है, रशिया विल बी एन ऑब्जर्वर एंड इट विल ऑब्जर्व द मीटिंग्स, और क्या कंक्लूजन निकलेगा उसी हिसाब से रशिया अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो 17 months old military operations are going on in the Ukraine, Europe and USA, where President Joe Biden has reiterated last month। अगर आपको याद होगा तो विलिनियस लिथुएनिया में समिट हुआ था नेटो का, जहां पे इट वाज प्रॉमिस्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स टू हेल्प यूक्रेन विद मिलिट्री एक्सपोर्ट्स, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स दे देंगे उनको, आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करेंगे उनको, टैंक सप्लाई करेंगे, जेट्स रॉकेट सप्लाई करेंगे, सो दैट यूक्रेन हैज दिस कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट रशिया। इज इट एक्चुअली फ्यूलिंग मोर वॉर और इज इट स्टॉपिंग दी वॉर? दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। अगेन पीस प्रोसेस में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल, दैट इज यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ही हाईलाइटेड दिस थिंग दैट देयर इज नो पॉसिबल possible negotiations are not there, and the stage for possible negotiations is not yet come, and अभी तक नेगोशिएशंस के लिए या पीस प्रोसेस के लिए ये दोनों कंट्रीज रेडी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देयर वाज दिस 10-point पीस प्लान which was proposed by Mr. Zelensky, promoting the peace since the last year's G20 summit। तो लास्ट ईयर जो G20 समिट हुआ था उस टाइम पे जेलेंस्की ने 10-point पीस प्रोसेस दिया था, पीस प्लान दिया था, जिसको रशिया ने आउटराइटली रिजेक्ट किया था और बोला था दैट वी विल नॉट अडॉप्ट इट एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। हाउएवर दिस इन्वॉल्व्स, ये जो पीस प्लान है इसमें क्या लिखा गया था कि रशिया विल विड्रॉ फ्रॉम द यूक्रेनियन टेरिटरी एंड इट विल अपहेल्ड द 1991 बॉर्डर्स, जो उस टाइम पे बॉर्डर्स थे उनको अपहेल्ड करेगा, प्लस दिस रीअफर्म्ड
the UN Charter, and besides this, prosecuting the war crimes committed by the Russia. UN will prosecute Russia for the war crimes. तो कुछ पीस प्लान था which Zelensky proposed, but it was not accepted by Russia, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हुआ होता तब तो बात अलग होती, तब तो वॉर ही नहीं होता, है ना। तो मूविंग फॉरवर्ड विद व्हाट काइंड ऑफ नेगोशिएशंस हैव बीन टेकन प्लेस सो फार, अभी तक क्या क्या हुआ है। पहला नेगोशिएशन was by the Belarus and Turkey, और उसमें भी they asked both the countries to come forward between the two countries. This happened last year May में. Prospect of Ukraine never seeking NATO's membership was discussed, ठीक है। बट करंटली अगर आप देखो तो यूक्रेन इज आस्किंग फॉर NATO membership, और इस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एट हेग हैड इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट मिस्टर पुतिन। इसके बाद अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट देखो तो पिछले हफ्ते में रशिया विड्रू फ्रॉम ब्लैक सी ग्रीन डील, जो कि एक्सपायर हो गई थी 17 जुलाई को, और उसके बाद रशिया ने विड्रू कर लिया दैट वी विल नो मोर सपोर्ट दिस ग्रीन डील। और इस ग्रीन डील की वजह से इस ग्रीन डील की वजह से जो है 32.9 बिलियन टन्स मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन सप्लाई हो रहा था, है ना। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो अफ्रीकन कंट्रीज हैव हियर हाईलाइटेड, ठीक है, कि इस ग्रेन डील की वजह से एक्चुअल में 30 मिलियन टन्स ऑफ द ग्रेन इन अफ्रीका हैज बीन अफेक्टेड। इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज से, और ग्रेन डील भी गई, और इससे पहले के जो नेगोशिएशंस थे वो भी गए। और उसके बाद चाइना हैज आल्सो प्रपोज्ड अ पीस प्लान, जो इसी साल फरवरी में आया था, और चाइना ने 12 पॉइंट एक्शन एजेंडा दिया, 12 पॉइंट एक्शन पीस प्लान दिया था, जिसका नाम था पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। बट इस टाइम पे भी यूक्रेन outrightly rejected this plan. Why? Because उनको लगा that this plan is supporting the Russian stand, and this plan was particularly focusing on condemning the nuclear power hostilities and resumption of talks, abandoning the cold war mentality, जो चाइना का perspective रहा है हमेशा, that the world should not be divided into two blocks, that is US and Russia, rather it should be China's hegemony at the international levels, ठीक है, which is a part of China Dream 2050, ठीक है। सर्च अबाउट दिस थिंग, ये क्या होता है चाइना ड्रीम 2050, ठीक है, 2050 में चाइना क्या करने वाला है, व्हाट इज द चाइना ड्रीम, ठीक है। इफ यू आर क्यूरियस इनफ यू विल सर्च फॉर इट, ये क्या होता है, और फिर मुझे बताना कि आपने सर्च करके क्या पढ़ा है इसके बारे में और कितना सीरियस इशू है ये। देन वेग नेचर ऑफ चाइनाज प्लान्स रिफ्लेक्टेड इट्स वेरिड इंटरेस्ट्स, तो इसलिए इनने ये प्लान एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद व्हाट वाज द पीस प्रोसेस और पीस इनिशिएटिव व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय अफ्रीकन कंट्रीज, तो इट वाज अ 10 पॉइंट प्रपोजल व्हिच सजेस्टेड रिकॉग्निशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन्स सॉवरेनिटी and the release of prisoners. Done. However, as per the African Development Bank, shortage of foods was there. Plus, इसके बाद भी इस पीस प्रोसेस या इस प्लान के बाद भी जो 10 पॉइंट प्लान था, 10 पॉइंट पीस प्रपोजल प्लान, this did not succeeded in gaining some capital benefits out of the negotiations which were held at that time. तो उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। प्लस इसके बाद ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ऑल्सो ट्राइड दैट वो सेटअप करे एक पीस प्रोसेस या पीस क्लब जिसको बोला था उन्होंने, ठीक है, दैट टू डिड नॉट फिगर्ड आउट वेरी वेल। हाउएवर अभी जो आने वाला है दैट इज इन जिद्दा में एक समिट होने वाला है, जिसमें यूके, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, दे ऑल हैव कंफर्म्ड कि ये लोग आएंगे टॉक्स में। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज आल्सो showed interest to likely attend the summit. Russia, which has rejected the plan earlier, does not appear to be among those invited for the Jeddah. However, Russia का stand ये है that it will observe this summit. However, अगर आप देखो तो Russia is a part of OPEC plus oil cartel. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे the oil diplomacy between the members of the cartel, oil cartel, this may play a part role in this, ठीक है। और ऑयल डिप्लोमेसी में इंडिया का रोल अभी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफाइंग इट्स ऑयल रिसोर्सेज एंड ऑयल मार्केट,
और उस चीज में इंडिया का रोल बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया हैज दिस ग्रोइंग मार्केट एंड ग्रोइंग डिमांड, ग्रोइंग मार्केट विद ग्रोइंग डिमांड ऑफ ऑयल। एंड इंडिया का स्टैंड रशिया यूक्रेन वॉर पे न्यूट्रल रहा है। इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस प्रोसेस। ठीक है। इंडिया डिड नॉट कम टू द प्रेशर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड द वेस्टर्न पावर्स। इंडिया ने किसी की भी नहीं सुनी, चाहे वो वेस्टर्न पावर्स हो चाहे वो यूरोपियन पावर्स हो, जिन्होंने सैंक्शंस लगाए रशिया के अगेंस्ट में। बट इंडिया, अगर आपने डॉक्टर जयशंकर के जो स्टेटमेंट्स है उनको ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा, वायरल हुआ था, रील्स वायरल हुई थी, तो अगर आपने वो स्टेटमेंट्स सुने होंगे तो इंडिया हैड इट्स ओन स्ट्रेटेजिक पोजिशन मेंटेन्ड when it came to the negotiations on sanctions over रशिया। तो उन सैंक्शंस में इंडिया स्टूड फास्ट, और इंडिया ने बहुत ही सही तरीके से डिप्लोमेटिक टेबल्स को मैनूवर किया। और उस टाइम पे इंडिया इज स्टिल हैविंग दैट बार्गेनिंग रोल। ठीक है, इंडिया इज स्टिल अ टफ बार्गेनर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इंडिया का ये रोल अभी भी मेंटेन्ड है, एंड दैट इज हाउ इंडिया इज मैनोवरिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और अगर आप ये 500 दिन का अभी मैप देखो, ठीक है, 500 दिन का जितना भी टेरिटोरियल एग्रेशन किया है फ्रॉम द रशियन साइड, तो अराउंड 15,000 people are dead from the Ukraine side and 35,000 people are dead from the Russian side। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है, बहुत ही ज्यादा लोग मरे हैं, लोगों को इंजरीज हुई है। 8 मिलियन प्लस रेफ्यूजीज आर देयर। तो वॉर टाइम जो क्राइम्स होते हैं, वॉर टाइम जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, दिस इज सीवियर एंड दिस इज actually a setback for the humanity, that we are still going for war even after such so much of evolution, that we are still focusing on the war, we are still focusing on that territorial aggression towards each other। ठीक है, इस टाइम पे देयर इज इंडियाज गुजरात डॉक्ट्रिन, देयर इज इंडियाज पंचशील पॉलिसी, देयर इज इंडिया NAM policy, and the principles of NAM stood, and the relevance of these principles, that mutual coexistence, non interference, peaceful coexistence, ये सब principles ऐसे हैं जो हर एक ग्लोबल कंट्री के लिए, इंटरनेशनल गवर्नेंस के लिए जरूरी है, और इंटरनेशनल गवर्नेंस के लिए टॉर्च बियरर का काम कर सकती है। ठीक है, सो देन मिस्टर ओम बिरला, अच्छा हाँ, बिफोर दिस देयर केम दिस टर्म ना, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस इज अ कार्टेल। ठीक है, तो ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है, इसको देखना जरूरी है, ठीक है, बाद में बताओगे आपने बताया नहीं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, माय पीसी इज रनिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पीसी डाउन हो गया। ओके, व्हाट इज ओपेक एंड ओपेक प्लस? तो जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है, जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो सारी कंट्रीज जो तेल एक्सपोर्ट कर रही है, उनका एक कार्टेल सिस्टम है at international level, which fixes the production and prices of oil। ठीक है, तो अब ओपेक या नॉन ओपेक कंट्रीज या ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी है? तो ओपेक कंट्रीज आर देयर। फर्स्ट इट वाज सेटअप बाय इन दी बगदाद कॉन्फ्रेंस। (1960) by Iran, Kuwait and Saudi Arabia and Venezuela। ये 4 कंट्रीज ने इसको सेटअप किया था। ठीक है, और इसके बाद दिस इज देयर टू मैनेज दी सप्लाई ऑफ ऑयल। इसके हेडक्वार्टर, ओपेक के हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री, it's open to any country, and the condition for this is that country has to be a exporter of oil। वो जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है ऑयल, उसके लिए ये ओपन है। और करंटली 14 मेंबर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें हमने देखा ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, और इसमें ऐड हुआ है इराक,
यूएई, सऊदी अरेबिया था ही, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला। डन, एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक कंट्रीज। अब ओपेक प्लस क्या है? दीज आर नॉन ओपेक कंट्रीज, नॉन ओपेक countries, but they are exporters of crude oil। ठीक है, एंड इसमें कौन कौन सा आएगा? अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। ठीक है, these are OPEC plus countries, and let's move to the next news। ठीक है, ओम बिरला skips लोकसभा proceedings, and he conveys displeasure over the disruptions created by the opposition in the current ongoing session of the लोकसभा। और अभी कौन सा सेशन चल रहा है? मॉनसून सेशन चल रहा है, और मॉनसून सेशन के अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो स्पीकर ने लंच सेशन में एडजॉर्नमेंट कर दिया और कहा दैट जो भी बिल आने वाला था दिल्ली सर्विसेज बिल, और उस बिल को छोड़ के स्पीकर जस्ट मूड आउट and adjourned the motion because he said that there is no discipline in the members of the house और opposition के disruption की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। and this is the point। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। कब इंपॉर्टेंट बन जाता है? जब आप GS2 की बात करते हो, पॉलिटी एंड देन पार्लियामेंट्री डिबेट का सिग्निफिकेंस। ठीक है, बिकॉज जो एमपीज पार्लियामेंट में है, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, वहां पे डिबेट होना जरूरी है, और वहां पे डिबेट नहीं होगा तो क्या होगा? डिबेट ना होना कैसे नहीं होता है, या डिसरप्शन कौन कौन सा आता है जिससे डिबेट नहीं होता? डिबेट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि डिबेट ही बेसिस है किसका? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का। ठीक है, डिबेट होना जरूरी है। और डिबेट कैसे नहीं होता है? डिबेट ऐसे नहीं होता है, नॉट रेफरिंग बिल्स टू द हाउस। ठीक है, डिसरप्शंस बाय अपोजिशन। ठीक है, डिसरप्शंस लाइक वॉकआउट। ठीक है, और वो इस एरिया में आके शोर मचाने लग जाते हैं कि किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, और उस टाइम पे जस्ट पासिंग दी वॉइस वोट। ठीक है, पासिंग बिल्स थ्रू वॉइस वोट, और इस टाइम पे जो बिल्स पास हो रही होती है उन बिल्स पे डिस्कशन नहीं हो रहा होता, और वो बिल्स विदाउट दी कंसेंट ऑफ आर, हमने लोगों को चुना था पार्लियामेंट में जाने के लिए ताकि वो हमारे एस्पिरेशंस को वहां पे रखे, हमारी बातों को वहां पे रखे, बट दे आर क्रिएटिंग डिसरप्शंस, और वहां पे जो है बिल्स पास हो रही है विदाउट डिबेट। और बगैर डिबेट के जब कोई भी बिल पास हुआ तो उसमें हमारा तो कोई था नहीं जिसने बोला होगा, अगर वो बोलता भी तो वहां पे शोर चल रहा था। इसलिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, और इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो अपने आंसर में डायरेक्ट। ठीक है, स्पीकर के प्रोविजंस या स्पीकर का रोल, आई गेस यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम पॉलिटी। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे तो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लो। ठीक है, ऑफिस ऑफ द स्पीकर, ऑफिस ऑफ द स्पीकर आर्टिकल 39 and it's a constitutional and ceremonial head of the state of the house।
ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ ईच हाउस। ठीक है, स्पीकर का ऑफिस फर्स्ट 1921 में इमर्ज हुआ था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और ये इस एक्ट को मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। देन द नॉमेनक्लेचर फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट टू स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो पहले इनको बोला जाता था स्पीकर और इसको प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब इनको बोला गया स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नॉमेनक्लेचर आया। देन दी ऑफिस ऑफ द लोकसभा, ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है, इसके लिए इलेक्शन होता है और जो मेंबर्स होते हैं पार्टी हाउस के, वही मेंबर्स किसी एक इंसान को चुनते हैं और उस इंसान को स्पीकर बना देते हैं। और वो जो स्पीकर होता है वो रिजाइन कर देता है अपनी पार्टी से, जिसकी टिकट पे वो इलेक्शन लड़ के आया होता है, हाउस का मेंबर बना होता है, और उस टिकट से वो रिजाइन कर देता है। हाउएवर उसकी वजह से उसका हाउस का मेंबरशिप या पार्टी का मेंबरशिप चला नहीं जाता है। वंस ही लीव्स द पोस्ट ऑफ स्पीकर ही रीजॉइंस हिज पार्टी, और उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। कुछ ऐसी टर्म्स है जिनको याद रखना है, कुछ ऐसे फैक्ट्स है इनको याद रखना है विच इज नेसेसरी। सो मूविंग अहेड। ठीक है, देयर इज अ न्यूज फ्रॉम मिस्टर जगदीप धनकर। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना क्वालिटी से। मूविंग अहेड, गवर्नमेंट किक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। क्या है ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम? और द विवाद से विश्वास डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। तो क्या थी ये इससे पहले गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। हाउएवर बजट 2023-24 में दोबारा से लॉन्च किया गया इस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम में क्या है? दिस इज विवाद से विश्वास 2.0 और द सेकंड स्कीम टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स वेंडर्स। जो गवर्नमेंट को चीजें सप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई सप्लायर हो, उनके बीच में जितना भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग क्लेम्स, वो कुछ पैसा एक दूसरे को देना है, पैसा एक दूसरे से लेना है, वो सारी चीजों पे जितना भी कुछ अभी पेंडिंग है, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो विवाद से विश्वास स्कीम, वो सारी चीजें डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाएगा। तो विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम declared in Union Budget 2023-2024 support for MSMEs for the COVID-19 period. This scheme was earlier launched by Ministry of Expenditure, Ministry of Finance, Department of Expenditure under Ministry of Finance. अभी ये recently Union Budget 2023-24 में launch हुई थी, and this was launched for MSMEs being affected by COVID-19 pandemic and the tax disputes resolving tax disputes and reducing the litigations for the taxation purposes. और इसकी वजह से अगर आप देखो तो the support of MSME sector will increase because MSME sector currently has, MSME sector की अगर significance आपको लिखनी है तो 30% contribution to GDP है ना, and 45% contribution to exports। ठीक है, तो इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस आप क्या लिखोगे इसका? तो विवाद से विश्वास 2.0 जो स्कीम है, दिस स्कीम एक्चुअली व्हाई वाज दिस पुट फॉरवर्ड? ठीक है, विवाद से विश्वास सेकंड। ठीक है, बिकॉज देयर वर अराउंड 1 ट्रिलियन ऑफ फंड्स एंड 500 केसेस इन्वॉल्विंग 1 ट्रिलियन रुपीज, 1 ट्रिलियन रुपीज ऑफ एस्टिमेटेड डिस्प्यूट्स वाज देयर। और इस चीज की वजह से जस्ट टू ईज आउट द बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही इस स्कीम को लाया गया। ठीक है, और ये स्कीम अभी क्या करेगी? दिस विल इरेज द डिस्प्यूट्स फ्रॉम टैक्सेशन और पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्सेशन के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका सेटलमेंट करने के लिए दिस स्कीम इज देयर। डन।
So 31st October has been set the deadline for this. And the last news of the day is for the India passing a law allowing private firms to bid for mine lithium. ठीक है, तो इस न्यूज़ को थोड़ा अच्छे से करेंगे, जैसे कि हम सारी न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से करते हैं, वैसे ही इस न्यूज़ को भी कर लेंगे। लास्ट का न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज माइंस एंड मिनरल्स से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। माइनर मिनरल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सैंड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल माइंस एंड मिनरल, माइनिंग एंड मिनरल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था एक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी 2023 का बिल है। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड, ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट प्लेयर्स in what? Private players in mining of what? Lithium, mining of lithium and critical minerals like titanium, beryllium, zirconium, niobium and tantalum। ठीक है, तो 5 ऐसे और मिनरल्स है जिनकी एक्सप्लोरेशन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया है। प्लस 6 मिनरल्स हैव बीन विथड्रॉन ऑफ द कंट्रीज एटॉमिक मिनरल लिस्टिंग, मिनरल लिस्ट्स, जो भी मिनरल लिस्ट है, एटॉमिक मिनरल लिस्ट, वहां से 6 मिनरल्स को रिमूव करके गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को और अलाउ कर दिया उनमें भी इन्वेस्ट करने का। तो करंटली जो हमारा लिस्ट है दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, इस लिस्ट में मोर देन 10 मिनरल्स आर देयर, 10 यस मोर देन 10 आर देयर। और हर एक मिनरल पे आपको याद रखना है दैट इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन 100% इंपोर्ट्स। ठीक है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ 5 मिनरल्स। 5 मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो रहा है, रेस्ट ऑफ ऑल आर इम्पोर्टेड 100%। ठीक है, सारा 100% इम्पोर्ट्स हो रहा है। और आपको आंसर के लिए या आपको एमसीक्यू के लिए इन 5 को याद रखना जरूरी है। वन इज जिरकोनियम, अनदर इज ग्राफाइट, मैंगनीज। फिर बोलोगे कि मिनरल लिस्ट्स का या क्रिटिकल मिनरल लिस्ट कौन याद रखिएगा, आप ये किस सिलेबस का पार्ट है? ठीक है, क्रोमियम एंड सिलिकॉन, दीज आर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, बट वी आर इंपोर्टिंग ओनली 80% ऑफ जिरकोनियम, वी आर इंपोर्टिंग 60% ऑफ ग्राफाइट, 50% ऑफ मैंगनीज, 2.5% of chromium and 1%, less than 1% of what? Silicon is being imported from different sources। कहाँ से import करते हैं वो अलग अलग sources है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, वियतनाम, तंजानिया, ओमान, फाइन, टर्की, मलेशिया, नॉर्वे, बहुत जगहों से इंपोर्ट किए जाते हैं। बट दीज आर दी 5 एक्सेप्शंस। ठीक है, टू दी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी सारे जो है 100% इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो करंटली इस लिस्ट में देयर आर 30 मिनरल्स अराउंड एंड दीज मिनरल्स आर ऑफ utmost इंपॉर्टेंस फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देना, देयर आर वेरियस एप्रहेंशंस कि मिसयूज होगा, ज्यादा यूज होगा, एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगी, सेफ्टी के इश्यूज हैं। ठीक है, चैलेंजेस लाइक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो गोइंग देयर। इंडिया का डिमांड है मिनरल्स का, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट हमें चाहिए, हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए फॉर न्यू डिस्कवरीज, फॉर द स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स। और सबसे बड़ी चीज ये है दैट अभी हमें जो आज का न्यूज था अबाउट लिथियम, तो लिथियम के रिजर्व्स कहाँ मिले हैं? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है,
और कितना मिला है 5.9 मिलियन टन्स, ठीक है। एंड वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स दिस थिंग, द सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस टू द कॉर्पोरेशंस विल बी गिवन वाया ऑक्शन, एंड देन द एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम रिजर्व्स विल बिगिन, ठीक है। I hope this discussion has helped you a lot. I wish you all the best. This was all in the current today's discussion. I wish you all the best, and I wish you success in your future endeavors, in your exam, in your upcoming exams. अगर आपका कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, यूपीएससी तो अभी दूर है, अगर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हो 2023 का, ठीक है, 2023 का, या आप यूपीएससी अपियर कर रहे हो 2024 में, या आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो 2025 का, तो तीनों चीजों के लिए मेंटोरशिप एंड गाइडेंस हमारे यहाँ परफेक्शन आईएएस में अवेलेबल है, ठीक है। और आप आके अपना मेंटोरशिप, अपना स्ट्रैटेजी, अपना डिस्कशन पूरा कर सकते हो हमारी फैकल्टीज के साथ, मेरे साथ बैठ के। वी आर अवेलेबल देयर, वी वेलकम यू ऑल। यू हैव एनी क्वेरीज, you can call us on 9031036712, और ये नंबर दिल्ली सेंटर का है, ठीक है। और आप आके हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपना मेंटोरशिप कर सकते हो। एंड दिस नंबर इज फॉर दिल्ली सेंटर, और दिल्ली सेंटर हमारा करोल बाग में लोकेटेड है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे, गेट नंबर 8। जय हिंद, जय भारत,